बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असद क़य्यूम। आज हम कोई बीमारी नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि एक ऐसा सोशल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि वबा की तरह हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और वो वबा, उसका नाम है दुबई में प्रॉपर्टी लेना। मैं कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी तमाम ये ऑब्जर्वेशंस या मुशाहिदात वो हैं कि जो चीज़ें मैं सोचता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से पहले मुझे क्या क्या फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप लोग अपनी ख़रीदना या ना ख़रीदने का फ़ैसला ये टोटल आपका अपना स्वाबदीद है। मेरे ख़यालात सिर्फ़ इसलिए होंगे कि जैसे मैं सोचता हूँ, क्या उससे आप एग्री करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात यह है कि दुबई में प्रॉपर्टी आप रहने के लिए ख़रीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रहने वाला जो पॉइंट बिल्कुल ही माइनस हो जाता है, क्योंकि जो कंट्री आपको नेशनैलिटी नहीं देता, वहाँ पे रहने के मकसद से प्रॉपर्टी लेने का कोई तुक नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ अर्सा के लिए काम के लिए गए हैं, तो प्रॉपर्टी आपने ली तो क्यों ली। बात इन अदर वर्ड्स ये है कि दुबई में जो प्रॉपर्टी लेता है उसका बेसिक एम इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम कुछ कंपेयर करेंगे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेने के क्या फैक्टर्स हैं, दुबई में लेने के क्या फैक्टर्स हैं, और क्यों जो दुबई में पिछले चंद सालों में ऑब्ज़र्व किया गया है कि यूके के लोग जो हैं वो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। तकरीबन 20 से 22% लोग जो हैं जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदी पिछले 2-2.5 साल में, वो यूके के हैं। तो हम इन अदर वर्ड्स यूके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें राउंड ऑफ कर दूंगा ताकि मेरी बात जो है वो समझने में आपको आसानी हो। इसके अलावा हम वो सिर्फ जनरल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो कि तकरीबन हर किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। मैं अब आपको एक एक चीज़ देखें। सबसे पहले ये है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने होते हैं। दुबई में तकरीबन ये 7% हैं, यूके में भी 7% हैं, और ये पाकिस्तान में 3% हैं। ये 3% इस तरह हैं कि जो 3% एडजस्टेबल आपका विदहोल्डिंग टैक्स पहले दिया जाता है, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट हो सकता है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि अगर सादा अल्फाज के अंदर यूके और यूएई में 7% प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं और पाकिस्तान में 3%। अब इसकी डिटेल्स में इसलिए मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हम अगले टॉपिक को मिस कर जाएंगे। अगली बात है जनाब कि जब आपने प्रॉपर्टी ले ली उसके बाद आपको क्या कुछ चार्जेस देना पड़ेंगे। अब कम्युनिटी चार्जेस जो होते हैं, जिनको म्यूनसिपलिटी चार्जेस भी कहा जाता है, काउंसिल टैक्स भी कहा जाता है, तो यूएई या दुबई के अंदर ये 5% ऑफ द रेंटल एनुअल इनकम होता है, जबकि यूके में ये प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से 1 to 3% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। अब इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान में करें तो ये इंतहाई नेग्लिजिबल होता है, मतलब है कि उसका कहीं से मुकाबला ही नहीं होता। उसके बाद अगली बात आती है प्रॉपर्टी टैक्स। यूएई में प्रॉपर्टी टैक्स 0 है, यूके में ये 1.4% है, और पाकिस्तान में दोबारा ये नेग्लिजिबल है। इनहेरिटेंस टैक्स यूएई या दुबई में 0 है,
पाकिस्तान में भी ज़ीरो है, जबकि यूके में ये अप टू 40% है। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि यूके का इन्वेस्टर दुबई या यूएई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। इनहेरिटेंस टैक्स ये है कि खुदा न खास्ता किसी की वफात के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में तो सीधा सीधा वो उसके वर्सा में तकसीम हो जाती है, जबकि यूके में आपको एक मोटा साइजेबल अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स की इनहेरिटेंस टैक्स की सूरत में देना पड़ता है। अगला टैक्स आ जाए जी कैपिटल गेन टैक्स। यूएई या दुबई में ये ज़ीरो है, यूके में ये अप्रॉक्सीमेटली 28% है, जबकि पाकिस्तान में 4 साल की एक प्रॉपर्टी ख़रीदने और उसको अगर आप 4 साल के अंदर बेचें तो कुछ डिफरेंट ब्रैकेट्स टैक्स की लगती हैं, लेकिन जब 4 साल के बाद आप ले लेते हैं बेचते हैं अपनी प्रॉपर्टी को तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगली बात आ गई जनाब रेंटल यील्ड की। अब रेंटल यील्ड जो है ये दुबई में 4 to 7% है, यूके में आप कह लें 5% और पाकिस्तान में 3% ऑन रेजिडेंशियल और 5% ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो रेंटल इनकम पे टैक्स। दुबई में ये 0% है, यूके के अंदर राउंड फिगर बात करूं 12,000 पाउंड पर एनम से अगर ज़्यादा होगा तो 20% टैक्स लगेगा, और अगर 50,000 पाउंड सालाना से ज़्यादा होगा तो आपका 40% रेंटल इनकम पे टैक्स लगेगा। पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रैकेट्स को अगर हम एवरेज आउट कर दें तो हमारा तकरीबन 15% इनकम टैक्स लगता है रेंटल इनकम के ऊपर। ये तो हो गया कंपैरिजन। अब आपको एक और चीज़ मैं बहुत ज़रूरी जो समझता हूँ वो ये है कि जो किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो चीज़ की जाती है उसकी प्राइस डिस्कवरी जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे होती है। इस वक्त दुबई में दुबई में स्पेशली जो हाउसिंग यूनिट्स बनी हुई हैं वो एवरेजली 5 बंदों के लिए पर हाउसिंग यूनिट बन गई है। यानी कि अगर 500 इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन कहीं की तो 100 घर बन चुके हैं। आप ये मत भूलें कि दुबई में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपेट्रिएट्स हैं, 80% से ज़्यादा लोग एक्सपेट्रिएट्स हैं, और एक एक हाउसिंग यूनिट के अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इन अ वे जो सप्लाई जो है हाउसिंग यूनिट्स की वो दुबई में बहुत ज़्यादा हो चुकी है पॉपुलेशन के मुताबिक, और जो लोग एक्सपेट्रिएट्स हैं जो कि 80% से ज़्यादा हैं उन्होंने वापस भी जाना है। फिर जो सेल्स वॉल्यूम पिछले 2-2.5 साल में बढ़ा है वो 45% बढ़ा है, मगर इसके मुकाबले में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो तकरीबन 78% तक बढ़ी है। यानी कि सेल्स के मुकाबले में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 78% ज़्यादा बढ़ी है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी की प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है। पॉपुलेशन दुबई की 1% पर एनम बढ़ी है और हाउसिंग यूनिट 5% पर एनम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एक और डिस्पैरिटी होगी कि चाहे वो एक्सपेट्रिएट्स नए आने की सूरत में या वहाँ के लोकल की पॉपुलेशन बढ़ने की सूरत में वो सिर्फ सालाना 1% बढ़ रही है, लेकिन आपकी हाउसिंग जो यूनिट्स हैं वो 5% पर एनम बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन 5 टाइम्स हाउसिंग यूनिट्स का नंबर बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन देयर।
उसके बाद अब हम आते हैं एक और बात के ऊपर, वो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस और टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। ब्रॉडली स्पीकिंग आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है, वो जब हम घरों की प्रॉपर्टी की स्पेशली बात करते हैं तो वो है कि जी मकान जिसके नीचे अपनी ज़मीन और सर पे अपनी छत। ये मामला मेजॉरिटी केसेस में ना दुबई में है और ना यूके में है। वहाँ पे मेनली क्या है जी, अपार्टमेंट्स, ना अपनी छत ना अपना फर्श। अब एक और बात यह है कि आप सिर्फ ये सोचें कि जिस प्रॉपर्टी के नीचे आपकी छत जिसके नीचे आपका फर्श नहीं और सर पे अपनी छत नहीं, कल को वो प्रॉपर्टी किसी भी वजह से नहीं रहती, खुदा न खास्ता किसी हादसे की वजह से, या वो बिल्डिंग अपनी लाइफ पूरी कर देती है, तो उसके बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, ये एक सोचने की बात है। फिर आपको मैं एक और बात बताऊं कि अगर आप नोट करें, पाकिस्तान में और यूके में आप देखेंगे कई आपको सदियों पुरानी बिल्डिंग्स मिल रही होती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ का जो क्लाइमेट और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सेंचुरीज बर्दाश्त करता है। इसके मुकाबले में अगर आप दुबई की बिल्डिंग्स का असेस करना चाहें, आप गूगल करें लाइफ स्पैन ऑफ अ बिल्डिंग इन दुबई, तो जो मुझे अभी तक मैक्सिमम नताइज मिले हैं वो हैं कि 30 साल इनकी बिल्डिंग की लाइफ होती है बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आप ज़रा ये भी सोच लें कि अगर आप ब्रांड न्यू बिल्डिंग भी लेते हैं तो 30 साल बाद उसकी क्या किस्मत होगी, या अगर आप 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग लेते हैं तो फिर उसका क्या होगा। तो भाइयों बहनों, ये मेरा एक ना तजर्बाकार, एक आम शहरी के हिसाब से इस टॉपिक के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। मैंने एक वर्कशीट बनाई हुई है जिसे पढ़ के मैं ये आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे कि आपको मैं ये वर्कशीट शेयर करूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा तो ये वर्कशीट की कॉपी मैं आपको भिजवा दूँगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसको किसी समझते हैं कि इस लायक है कि इसको लाइक और शेयर किया जाए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।